हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। दिस इज सीए योगेंद्र बंसल फ्रॉम स्काई एंड स्टार्स एकेडमी। तो चलिए रिज्यूम करते हैं अपना चैप्टर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था डीपीपी, दैट इज डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। और आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे सीपीए, दैट इज कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। जैसे डीपीपी हमने करा था तो उसमें क्या करा था? प्रोडक्ट देखे थे, कंपनी के काफी सारे प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट का सेल निकाला, हर प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट निकाली और हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकाल दिया। यही करा था ना? यानी हमने कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट मान के चले और उसके बेसिस पे हमने एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकाल दिया। इसी तरह सीपीए, दैट इज कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के अंदर भी हमें यही करना है। बस फर्क क्या है कि हमें सेल्स कस्टमर के लेवल पे निकालनी है, कॉस्ट कस्टमर के लेवल पे निकालनी है, देन प्रॉफिट कस्टमर के लेवल पे निकालना है। जैसे वहां आपने प्रॉफिट प्रोडक्ट के लेवल पे निकाला था, यहाँ आप प्रॉफिट कस्टमर के लेवल पे निकाल दीजिए। इज एज सिंपल एज दैट। तो जैसे डीपीपी के अंदर कॉस्ट ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट हो गया था ना, सीपीए के अंदर आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट कस्टमर हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर कह सकता हूं मैं। बस उसमें प्रोडक्ट वाइज आपने निकाला था, प्रोडक्ट वाइज सेल, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट। इसके अंदर कस्टमर वाइज सेल, कस्टमर वाइज कॉस्ट और कस्टमर वाइज प्रॉफिट। इस तरीके से निकलेगा, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। और 4-5 दिन से थोड़ा गला खराब है, तो आवाज के अंदर थोड़ा बेस ज़्यादा मिलेगा। 4-5 दिन बाद आज बोलने की हालत बनी है, तो थोड़ा-सा मैनेज कर लेना, थोड़ा आवाज ऐसी निकलेगी। अभी तक तो निकल ही नहीं रही थी, अब शुक्र है भगवान का कि अब निकलनी तो स्टार्ट हुई है। तो करते हैं सीपीए, दैट इज़ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। बेटा ये आ जाइए आप अपनी बुक के पेज नंबर, स्टडी मैट के पेज नंबर 9.13 पे। स्टडी मैट का पेज 9.13, ठीक है? उस पे आ जाइए। उसकी ज़्यादा बढ़िया होगा, एक बार आप उसकी प्लेन रीडिंग ले लीजिए। 9.13 और 9.14, है ना? थोड़ा-सा है। 9.13 और 9.14 पे छोटा-सा है। एक प्लेन रीडिंग ले लीजिए, वीडियो पॉज़ करके 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक है? वीडियो पॉज़ करके एक बार प्लेन रीडिंग लीजिए 9.13 और पेज 9.14 पे जो इलस्ट्रेशन 3 है ना, उससे ऊपर-ऊपर का लीजिएगा बस। ठीक है? चलिए। आपने एक क्लीन रीडिंग ली होगी। इसमें क्या है? सबसे पहले थीम, मैनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज इंपॉर्टेंट टू कॉस्ट कस्टमर लाइक प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट की हमने कॉस्ट निकाली थी डीपीपी के अंदर, वैसे ही बहुत सारी कंपनीज के अंदर ये भी जरूरी हो जाता है कि कस्टमर वाइज कॉस्ट भी निकले। बिकॉज बेटा एक ही प्रोडक्ट, एक ही तरह का प्रोडक्ट अगर हम कई अलग अलग कस्टमर को देते हैं ना, तो भी कंपनी की अलग अलग कॉस्ट आती है। क्योंकि कुछ कस्टमर को जो हम सर्व करते हैं, तो उनको सर्विंग कॉस्ट, उनको एंटरटेन करने की कॉस्ट, उनको प्रोडक्ट डिलीवर करने की कॉस्ट, उनके साथ एक एसोसिएशन की कॉस्ट हमें कम आती है। बट कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको अगर हम डील करते हैं, उनके साथ हमारी कॉस्ट ज्यादा आती है। बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो हम आने वाले क्वेश्चंस और थ्योरी के अंदर देखेंगे। बट मोटा मोटी हम ये चीज समझ सकते हैं कि अगर दो कस्टमर है, लेट सपोज आपके, और आप एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि दोनों कस्टमर के केस में आपकी सेम कॉस्ट आएगी। हो सकता है कस्टमर ए में आपकी कॉस्ट ज्यादा आ जाए, कस्टमर बी में आपकी कॉस्ट कम आए। ये बहुत अच्छे से संभव है। और जो इसके रीजन और फैक्टर्स होंगे वो हम आगे देख लेंगे जो क्वेश्चंस आएंगे। और अब जैसे अलग अलग कस्टमर की अलग अलग कॉस्ट आई है, अब वो निकालना आपके लिए इजी हो चुका है, क्योंकि अब एबीसी आ चुका है पिक्चर में। जैसे पूरा चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में हमने एबीसी सीखा था कि एबीसी कैसे वर्क करता है। और क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में हमने एबीसी लगा दिया, इस वजह से ही हम डीपीपी भी कर पा रहे हैं और इस वजह से ही हम सीपीए भी कर पा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एक थैंक यू बोलना पड़ेगा एबीसी को, जिसकी वजह से ये सारी चीजें संभव हो पा रही है। ठीक है? तो उसमें रिसोर्सेज को एक्टिविटीज कॉस्ट पूल बना लेते थे रिसोर्सेज का, और एक्टिविटी कॉस्ट पूल को किस पे लगाते थे? कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे। डीपीपी में कॉस्ट ऑब्जेक्ट आपका प्रोडक्ट होता था और सीपीए में आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट कस्टमर हो जाएगा। ठीक है? डिफरेंट कस्टमर और ग्रुप ऑफ कस्टमर हैव डिफरेंट एक्टिविटी प्रोफाइल। क्योंकि आपकी एक एक्टिविटी तो होती नहीं, एक से ज्यादा एक्टिविटी होती है। अब हर तरह के कस्टमर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी लगती है। जैसे आपकी 5 एक्टिविटी हैं, तो हो सकता है कस्टमर ए ने 5 एक्टिविटी मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ली हो, कस्टमर बी ने वो 5 एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ली हो, कस्टमर सी ने कुछ एक्टिविटीज ली हो, कुछ ना ली हो। तो हर तरह से ना, हर पर्टिकुलर कस्टमर की एक एक्टिविटी प्रोफाइल बन जाती है। प्रोफाइल आप समझ रहे हो कि एक कस्टमर है, वो हमारी कौन-कौन सी एक्टिविटी कितनी-कितनी मात्रा में ले रहा है, ये उस कस्टमर की प्रोफाइल बन गई। ऐसे ही सेकंड कस्टमर हमारी कौन-कौन सी एक्टिविटी कितनी-कितनी मात्रा में ले रहा है, वो उस कस्टमर की प्रोफाइल बन जाएगी। एंड चूंकि हर कस्टमर अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग मात्रा में ले रहा है, दैट इज वाई हर कस्टमर को सर्व करने की कॉस्ट अलग आ जाएगी। तो हम कस्टमर वाइज एनालिसिस भी कर सकते हैं,
या ग्रुप ऑफ कस्टमर वाइज एनालिसिस भी कर सकते हैं, या कैटेगरी ऑफ कस्टमर वाइज एनालिसिस भी कर सकते हैं। बेसिकली फोकस कस्टमर पे ही है। आप ये देखिए कि आप अपने कस्टमर्स को बांट किस तरीके से रहे। बहुत सारे कस्टमर हैं तो आपने ग्रुप बना दिया, कैटेगरी बना दिया, बट अल्टीमेटली मैं निकाल प्रॉफिट कस्टमर के लेवल पे ही रहा हूँ। क्लियर? तो दैट इज वाई अब हर कस्टमर की एक्टिविटी प्रोफाइल अलग, दैट इज वाई हर कस्टमर के साथ जो मेरी कॉस्ट एसोसिएटेड है वो अलग, दैट इज वाई मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हर कस्टमर के साथ अलग आएगी। एंड इन द मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर प्रॉफिटेबल कस्टमर, मेरे को ये जो सीपी है करना पड़ेगा। यानी अपने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम में मैं एबीसी का तड़का लगा के कस्टमर वाइज प्रॉफिट जरूर निकालूंगा। ये क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि मैं अट्रैक्ट कर सकूं प्रॉफिटेबल कस्टमर्स को, और जो मेरे कस्टमर मेरे को प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर जिनसे मेरी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा है, कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो मैं ऐसा चीजें करूंगा, उसके बाद ऐसे मेथड लगाऊंगा, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि उन कस्टमर के साथ जो मेरी कॉस्ट जो ज्यादा आ रही है वो कम आए। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक कस्टमर को सर्व करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, आप उस कॉस्ट को कम कैसे करोगे? हर कस्टमर के साथ आपको रिवेन्यू तो मोटा मोटा पता होता है कि कितना काम दे रहा है हर कस्टमर, बट हर कस्टमर को सर्व करने की कॉस्ट अलग लगाती है। तो जब हम हर कस्टमर को सर्व करने की कॉस्ट अलग अलग निकालेंगे, उसके बाद प्रॉफिट निकालेंगे, तब हमें बहुत सारे ना बिजनेस के इनसाइट्स पता चलते हैं कि कौन सा कस्टमर अच्छा है, कौन सा कस्टमर अच्छा नहीं है। वैसे तो सभी कस्टमर अच्छे हैं, बट अच्छे बुरे से क्या मतलब है इधर, कि किस कस्टमर से हम अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, किससे नहीं अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, और जिससे हम अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे उसको एनालाइज करेंगे कि कैसे हम क्या तरीके लगाएं, क्या स्ट्रेटेजी लगाएं कि हम उस कस्टमर को भी और ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकें। क्लियर? अब बेटा इसका जो टॉपिक का नाम है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के अंदर भी हमें जो सिंपली चीज करनी है वो कस्टमर का प्रॉफिट सबसे पहले निकालना है, और उसके बाद उसका एनालिसिस करना है। और एनालिसिस की कोई सीमा नहीं है, और एनालिसिस का मैं कोई आपको एक स्टैंडर्ड भी नहीं दे सकता कि बेटा जब सीपी आ जाए ना तो ये एक फॉर्मूला लगा दो, एनालिसिस हो जाएगा। कस्टमर टू कस्टमर, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जैसा भी आपको पर्टिकुलर दे रखा होगा, क्वेश्चन का डेटा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से हर क्वेश्चन का एनालिसिस अलग तरीके से होगा। कुछ एनालिसिस आपको लगेंगे कि बहुत इजी है, मतलब बहुत समझ आ जाएंगे, कुछ एनालिसिस आपको लेंगे यार ये कैसे घुमा के दे दिया इसने एनालिसिस। तो हमें कहीं ना कहीं उन एनालिसिस को समझना पड़ेगा आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और मैंने आपको एक चीज बोल बोल रहा हूँ कि मैं आपको कोई चीज नहीं रटवाऊंगा, बट फिर भी जो एनालिसिस वाला पार्ट है उसके अंदर मैं आपको एक चीज, मतलब रटने की क्या, वो मतलब याद रखने की सलाह जरूर दूंगा कि किस बेसिस पे वो एनालिसिस देकर आया। क्योंकि इन द पैरेलल वर्ल्ड आप जानते हो कि आईसीआई और जो स्टूडेंट है उनके रिलेटेड जो चेकिंग का इशू आ रहा है वो चल रहा है। अब ये जो चेकिंग का इश्यू है वो एक पैरेलल वर्ल्ड में चलेगा, उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा ये फ्यूचर की बात है। बट बीइंग अ स्टूडेंट हम अगर सफर ना करें, तो इसके लिए हम कहीं ना कहीं जो आईसीआई का आंसर है, आईसीआई का जो पैटर्न है उसको थोड़ा दिमाग में सेट करके जाए। क्योंकि इससे हमारा रिस्क कम होगा ना। एक एनालिसिस तो हुआ है जो हम अपने मन से कुछ भी लिख कर आ जाएंगे, ठीक है, वो भी ठीक होगा अगर वो टू द पॉइंट है, बट 1% कहीं ना कहीं रहता है कि यार उसके नंबर मिले ना मिले, कम नंबर मिले। इसी वजह से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि जो आईसीआई की बुक का एनालिसिस है ना, उसको हम समझेंगे और कोशिश करेंगे कि जो उसकी हेडिंग और जो उसके एरियाज है ना, जो जो उसने टच करें, खाली उनको याद रख के जाए। पूरा तो एनालिसिस ना मैं याद रख सकता ना आप याद रख सकते, भाई कोई ऐसे वर्ड टू वर्ड तो याद रख नहीं सकता। बट हाँ, ऐसे 3 4 5 पॉइंट याद रख के जा सकते हैं कि यार इस क्वेश्चन में ना इन 5 पॉइंट्स को टच करा था, तो थोड़ा इससे रिलेटेड हम बात कर कर आ जाएंगे, ठीक है। और कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जब भी आएगा ना, तो आप बेटा मेरे कुछ सजेशन है उनको जरूर फॉलो कर लेना कि एनालिसिस में ये चीजें तो जरूर निकाल लेना, ठीक है, जब भी एनालिसिस वाला पार्ट आ जाए। एक तो निकाल लेना प्रॉफिट पर यूनिट, एक निकाल लेना प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल्स, और एक निकाल लेना प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट। मतलब जब भी एनालिसिस वाला पार्ट है ये तीन चीजें आप निकाल लीजिएगा। जैसे आप सीपीए करोगे, क्वेश्चन ने कह दिया कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कीजिए, तो कोई भी इंसान प्रॉफिट तो निकालेगा ही निकालेगा कि 3 4 5 कस्टमर, जितने भी कस्टमर दे रखे होंगे सबका आप प्रॉफिट निकाल दोगे। अब प्रॉफिट निकालने के बाद, क्योंकि आपको सिर्फ प्रॉफिट निकालने को नहीं बोला था कि कंप्यूट कस्टमर वाइज प्रॉफिट, उसमें तो सिंपली आप प्रॉफिट निकाल दोगे, बट कहीं भी प्रॉफिटेबिलिटी वर्ड आपको मिल जाए, यानी कहीं भी प्रॉफिटेबिलिटी जैसा वर्ड मिल जाए, या कहीं भी एनालिसिस जैसा वर्ड मिल जाए, तो ये तीन चीजें तो बेटा जरूर से निकाल ही देना। क्योंकि ये तीन चीजें निकालने के बाद ना हमें सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है, और मतलब सॉल्व इन द सेंस कि उस क्वेश्चन पे कमेंट करना, उस क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है अगर हम ये 3 चीज़ें निकाल लेते हैं। तो आप देखना जब आप 3 चीज़ें निकाल लोगे ना,
तो आपके पास ना ऑटोमेटिकली वर्ड्स आने लग जाएँगे कि हाँ, मैं कुछ लिख कर आ सकता हूँ। आपके पास कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा। बट सिर्फ आप प्रॉफिट निकाल के छोड़ दोगे तो आप इतना अच्छा आंसर नहीं देकर आ पाओगे। ठीक है? तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल और प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट, ये तो बहुत सिंपल है। 1 सेकंड का काम है, निकल जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे देख लेंगे। ठीक है बेटा? अब चलिए, अब जो हमारा सीपीए है, वो ना केवल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में लगता है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में लगता है। अगर मैं सिंपली बोलूं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर है, उस ऑर्गेनाइजेशन में सीपीए लगेगा। बताओ किस ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर है? सर वो हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाना चाहती है उसमें कस्टमर होता ही होता है। तो दैट इज वाई हर, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कस्टमर होता है, दैट इज वाई हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीपीए हम लगा सकते हैं। अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को हम देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दो हमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है। सबसे पहला है बैंक। तो बैंक के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। अब बैंक्स एक्टिविटी फॉर अ कस्टमर इंक्लूड, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एक्टिविटीज अपने को दे रखी है, जैसे विड्रॉल ऑफ कैश, अनऑथराइज्ड ओवरड्राफ्ट, रिक्वेस्ट फॉर स्टेटमेंट, स्टॉपिंग अ चेक, रिटर्निंग अ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। बहुत बेसिक चीजें, सारे टर्म्स अपने को पता है। अब इसमें लिखा है डिफरेंट कस्टमर और ग्रुप और कैटेगरी ऑफ कस्टमर विल ईच यूज डिफरेंट अमाउंट ऑफ दिस एक्टिविटीज। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी एक पर्टिकुलर कस्टमर ये सारी एक्टिविटी किसी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में यूज कर सकता है। जो कस्टमर बी होता है वो ये एक्टिविटीज किसी दूसरी प्रोपोर्शन में यूज करेगा, अगला कस्टमर किसी और प्रोपोर्शन में यूज करेगा। तो हर कस्टमर की एक प्रोफाइल बनती है, एक्टिविटी प्रोफाइल। दैट इज वाई हर कस्टमर की जो कॉस्ट अलग आती है, हर कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी अलग आती है। ठीक है? तो देयरफॉर डिफरेंट कस्टमर और ग्रुप ऑफ कस्टमर्स विल ईच यूज डिफरेंट अमाउंट ऑफ दिस एक्टिविटी, अलग अलग मात्रा में यूज करेंगे एक्टिविटीज। देयरफॉर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल्स कैन बी बिल्ड अप, क्योंकि पता चलेगा पहले बनती है कस्टमर की एक्टिविटी प्रोफाइल कि कौन सा कस्टमर कौन सी एक्टिविटी कितनी मात्रा में यूज कर रहा है। और सेल्स तो आपको पता है किस कस्टमर को आप कितना सामान सर्विस कितना बेच रहे हो। कॉस्ट कॉस्ट की आ जाएगी एक्टिविटी प्रोफाइल के द्वारा। तो आपकी फिर आ जाता है फाइनली प्रॉफिट, जिसको आप कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल कह सकते हो। वो हर कस्टमर की बन के आपके पास आ जाएगी, कैन बी बिल्ड अप। एंड कस्टमर कैन बी चार्ज अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ सर्व। मतलब जैसे भी आप कस्टमर को सर्व करोगे, लाइक जो कस्टमर जोन सी एक्टिविटी जितनी जितनी मात्रा में यूज करेगा, इसके बेसिस पे आपको कस्टमर से कॉस्ट चार्ज करना इजी हो जाता है। ठीक है? आपकी कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल बन जाती है, एक्टिविटी प्रोफाइल बन जाती है। तो आपको कस्टमर वाइज जो कॉस्ट है वो भी बढ़िया से पता चल जाती है और कस्टमर वाइज प्रॉफिट भी आपको अच्छे से पता चल जाते हैं। ठीक है? जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आप देखना, तो बहुत सिंपल चीज है। मतलब एक थ्योरी है तो हाँ, एक समझाने की फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। बट यदि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठवाता ना तो वो भी सिंप्लिसिटी के साथ हो जाता। चलिए, अब अ होटल में हैव एक्टिविटी सच एट, होटल के अंदर क्या क्या एक्टिविटी है? वेल लेड आउट गार्डन, स्विमिंग पूल, बार। ये अलग अलग एक्टिविटीज है जो होटल के अंदर होती हैं। बट हर कस्टमर होटल के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए जाता है। लाइक एग्जाम्पल के लिए क्या रखा है, जनरली क्या होता है, जो गार्डन्स वगैरह ओल्डर गेस्ट यूज कर रहे हैं, स्विमिंग पूल फैमिलीज यूज कर रही हैं, और जो बार वगैरह है वो बिजनेस गेस्ट टाइप के लोग यूज कर रहे हैं। तो यानी हर कस्टमर की जो होटल जाने की नीड अलग है, वो अलग तरह की एक्टिविटी यूज करेगा। दैट इज वाई अब वो जो एक्टिविटी जिस मात्रा में यूज करेगा, उसके ऊपर हम वो एक्टिविटी, मतलब जो कॉस्ट है, अकॉर्डिंगली चार्ज कर देंगे, एबीसी लगा के। लिखा है ना, इफ एक्टिविटीज रेलेवेंट कॉस्ट, अगर आप ये चीज अप्रोप्रिएटली चार्ज कर पा रहे हो एक्टिविटी रेलेवेंट कॉस्ट के ऊपर, रेलेवेंट कॉस्ट नहीं, रेलेवेंट गेस्ट के ऊपर। रेलेवेंट गेस्ट क्या हो गया? आपका कस्टमर। अगर जो आपकी एक्टिविटी कॉस्ट कस्टमर पे या कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे सही से चार्ज कर पा रहे हो, तो इससे क्या होगा? करेक्ट कॉस्ट पर बेड डे कैन बी कैलकुलेटेड। इसको मैं सिंप्लिसिटी के साथ बोलूं तो आपको पहले निकलता है ये कॉस्ट, और देन सेलिंग प्राइस, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब बेटा एबीसी लगाने से ना आपका कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिटेबिलिटी सब चीज ढंग से निकल जाती है। अच्छा ये बताओ, आप कोई एक्टिविटी आपने देखा कि यार ये पर्टिकुलर गेस्ट हैं, जनरली ये एक्टिविटी इतनी इतनी मात्रा में यूज करते हैं, तो आप सही तरह की कॉस्ट निकाल लोगे। जैसे एक पर्टिकुलर गेस्ट है, जैसे एक फैमिली आया, जैसे हम जाते हैं ना होटल के अंदर, अलग अलग पैकेजेस होते हैं कि किसी को स्वीट बुक कराना है, सिंगल रूम बुक कराना है, फैमिली आई है उसको, या फिर कोई पूरा का पूरा ग्रुप आया, तो होटल ने अलग अलग पैकेज बना रखे होते हैं। तो होटल ने कहीं न कहीं ये जो पैकेज बना रखे हैं, जो ये सेलिंग प्राइस बना रखा है, ये कैसे बना रखा होगा? कि होटल ने कॉस्ट एनालाइज़ करी होगी कि यार ये कस्टमर हमारे पास आते हैं, तो ये हमारी एक्टिविटी इतनी-इतनी मात्रा में यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंगली इतनी कॉस्ट आती है। उसके बेसिस पे अपना मार्जिन रखते हैं, उसके बेसिस पे अपना सेलिंग प्राइस रखते हैं। यानी जो एबीसी लगा के ना सारी चीज़ें ट्रैक पर आ जाती हैं। आपका कॉस्ट भी, आपका सेलिंग प्राइस भी और आपका प्रॉफिटेबिलिटी।
प्रॉफिटेबिलिटी। बट क्योंकि ये चैप्टर या जो टॉपिक है ये कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस पे है, तो हम बात प्रॉफिट की ही करेंगे कि जब आप एक एक्टिविटी रेलेवेंट कॉस्ट पे, जो भी एक्टिविटीज है रेलेवेंट गेस्ट पे सही तरीके से जब आप चार्ज कर लेते हो, तो रेलेवेंट गेस्ट की एक एक्टिविटी प्रोफाइल बन जाती है, कॉस्ट बन जाती है। अकॉर्डिंगली मैं उस रेलेवेंट गेस्ट से एक सही कॉस्ट चार्ज कर सकता हूँ, एक सटीक, एक जिसे कहते हैं एक प्रिसाइज कॉस्ट चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है, तो देन करेक्ट कॉस्ट पर बेड डे कैन बी कैलकुलेटेड। अब कस्टमर वाइज अगर आप एक करेक्ट कॉस्ट निकाल पा रहे हो, तो कस्टमर वाइज आप एक करेक्ट प्रॉफिट भी निकाल पाओगे। देयरफॉर रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी will lead to encourage strategy for will lead to strategy for encouraging the more profitable guest। मतलब क्या हुआ कि आपने एक करेक्ट कॉस्ट निकाल ली। अब करेक्ट कॉस्ट निकालने के बाद आप, क्योंकि आपको कस्टमर वाइज सेल्स तो पता होगी, कस्टमर वाइज कॉस्ट भी निकल गई, तो कस्टमर वाइज प्रॉफिट भी निकल गए। अब आप डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर के प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हो, इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी। बेटा रिलेटिव एक ऐसी टर्म है जो कभी भी आइसोलेशन में नहीं ली जा सकती। लाइक मैं अपना रिलेटिव नहीं हो सकता, अगर रिलेटिव है तो एक पर्सन और होगा जिसका मैं रिलेटिव जरूर होऊंगा। इसी तरीके से रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी के मायने हैं कि एटलीस्ट दो प्रॉफिट होने चाहिए, दो प्रॉफिट, तीन प्रॉफिट, चार प्रॉफिट, तभी आप रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाओगे। तो इधर दो तीन चार प्रॉफिट किसके होंगे? कस्टमर वाइज, जैसे कस्टमर ए का प्रॉफिट, कस्टमर बी का प्रॉफिट, कस्टमर सी का प्रॉफिट। जब इन प्रॉफिट्स को आप आपस में कंपेयर करोगे, एनालाइज करोगे, तो उसको बोला जाता है रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी। कि एक दूसरे के कंपैरिजन में यार कस्टमर ए से मुझे कितना मुनाफा हो रहा है, बी से कितना मुनाफा हो रहा है। लाइक जैसे ओल्डर गेस्ट अगर मेरे होटल में आते हैं तो मुझे क्या प्रॉफिट है, फैमिलीज मेरे बिजनेस में आती हैं तो क्या प्रॉफिट है, बिजनेस गेस्ट आते हैं तो क्या प्रॉफिट है। अब मैंने ये एनालाइज करा कि यार बिजनेस गेस्ट जो होते हैं ना, उनकी वजह से मेरे होटल में ज्यादा मुझे मुनाफा मिलता है, वो वाले कस्टमर की वजह से, इन वाली कैटेगरी ऑफ कस्टमर की वजह से। तो मैं अपने होटल में ऐसी और ज्यादा चीजें करूंगा ताकि बिजनेस गेस्ट और अट्रैक्ट हो, क्योंकि बिजनेस गेस्ट से मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आई ये बात आपको? ठीक है, तो देयरफॉर रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी आप निकालोगे, जिससे आपको बेटा ऐसी स्ट्रेटेजी लगा पाओगे आप। क्योंकि देखो अगर आपने ये, आपने को पता ही नहीं कि कौन से कस्टमर से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ओल्डर गैस से, फैमिली से, बिजनेस गैस से, तो आप बस करते रहोगे अंधेरे में, आप आंख बंद करके काम करते रहोगे, कुछ भी स्ट्रेटेजी लगाते रहोगे। बट चूंकि आपने कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकाला, क्योंकि आपने रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कर लिया कि यार ओल्डर गैस से इतना, फैमिली से इतना, बिजनेस गैस गैस से इतना, और आपको पता चला कि बिजनेस गैस से मेरे को बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, बेहतरीन प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आप वैसी स्ट्रेटेजी बनाओगे ना, कुछ वैसे एक्शन लोगे ना कि आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस गेस्ट को आकर्षित कर सको अपने होटल के अंदर। ठीक है, तो ये लिखा है देयरफॉर रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी विल लीड टू स्ट्रेटेजीज फॉर एनकरेजिंग द मोर प्रॉफिटेबल गेस्ट। आपके पास ज्यादा प्रॉफिटेबल गेस्ट आएंगे, ऐसी आप स्ट्रेटेजी लगाना स्टार्ट करोगे। ठीक है जी। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम देखें, तो मैन्युफैक्चरिंग में लिखा है इवन फॉर अ सेम प्रोडक्ट डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट कॉस्ट ऑफ सर्विंग। और ये मैन्युफैक्चरिंग क्या, सर्विस के अंदर भी है। अगर सेम प्रोडक्ट होता है तो अलग अलग कस्टमर को अलग अलग कॉस्ट ऑफ सर्विंग आती ही आती है, चाहे कैसे, चाहे आप प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, चाहे सर्विस में डील कर रहे हो, चाहे आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। कुछ कस्टमर के साथ हमें ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कुछ कस्टमर आप लगा लो जैसे टेक्निकल सपोर्ट ज्यादा चाह रहे हैं हमसे। जैसे मैं सॉफ्टवेयर कंपनी हूँ, मैंने दो कस्टमर को सॉफ्टवेयर बेचा, कस्टमर ए को, कस्टमर बी को। कस्टमर ए को तो फटाफट सॉफ्टवेयर समझ में आ गया चलाना, कस्टमर बी को मैंने 10 बार समझा लिया तब भी उसको सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आ रहा, तो मैं 11वीं बार भी समझाऊंगा, 12वीं बार भी समझाऊंगा। भाई कस्टमर सपोर्ट है और मेरे को कस्टमर को सपोर्ट देना पड़ेगा, बट उसको सपोर्ट देने में कंपनी की भी तो एक कॉस्ट आती है ना, यस और नो। फिर कंपनी को अगर पता चल रहा है कि यार इस कस्टमर को बार बार सपोर्ट देना पड़ रहा है, तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी इस बेसिस पे कंपनी सोच सकती है कि यार मैं ना कुछ जो जो उस पर्सन को दिक्कत आ रही है उसके पहले से ही मैं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन बना लूं, उसकी पहले से ही एक वीडियो बना के कस्टमर को भेज दूं कि मतलब ये अगर ऐसा एरर आए तो ये कर लेना। जैसे कंपनी आपने देखा होगा अपनी मैनुअल पे ट्रबल शूटिंग स्टेप्स देती है, उसके ऊपर उनकी बहुत बड़ी मैनुअल होती है जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अच्छे से बता रखा होता है कि ये चीज है तो ये कर लो, ये चीज है तो वो कर लो। क्यों करती है कंपनी? क्योंकि कंपनी जानती है कि अगर मैं ये सारी चीजें नहीं दूंगी तो आप कंपनी की जान खाओगे, आप कंपनी को बार बार कॉल करोगे, इससे कंपनी की कॉस्ट आती है। बेटा कंपनी अगर कस्टमर को सपोर्ट देती है उसकी कॉस्ट बढ़ती है, तो दैट इज वाई कंपनी ये चीजें पहले से करके रखती है। ठीक है ना? तो ये सब चीजें बिजनेस के लिए जरूरी है, ताकि बिजनेस की स्ट्रेटेजी लगाना जरूरी है ताकि वो कस्टमर वाइज ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक सेम प्रोडक्ट है, एक सेम प्रोडक्ट है। अगर आप कस्टमर ए को देते हो सकता है कि आपकी कॉस्ट कम आए, आप कस्टमर बी को देते हो सकता है कॉस्ट ज्यादा है। उसके आपको कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कुछ फैक्टर दे रखे हैं जैसे डिस्टेंस।
अब ये मान के चलते हैं कंपनी की फैक्ट्री से कंपनी सेल करती है, फैक्ट्री से माल डिस्पैच होता है और कंपनी क्या कहती है कि जी आपके डोर स्टेप पे सामान पहुँचाएँगे, हमारी पॉलिसी है डोर स्टेप पे। अब कंपनी है मान के चलो उत्तराखंड के अंदर कंपनी है। अब कोई कस्टमर होगा उत्तर प्रदेश का, कोई कस्टमर होगा गुजरात का, कोई होगा मुंबई का। अब जो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश का डिस्टेंस कम है तो कंपनी को कॉस्ट कम आएगी। गुजरात का डिस्टेंस, मुंबई का डिस्टेंस ज़्यादा है तो कंपनी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो यार तीनों ही कस्टमर सेम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उत्तराखंड वाली कंपनी से। बट क्या है क्योंकि कंपनी से तीनों की लोकेशन मतलब अलग-अलग है, डिस्टेंस दूर-दूर है, अलग-अलग डिस्टेंस है। दैट इज़ व्हाई तीनों कस्टमर के केस में कंपनी की कॉस्ट अलग-अलग आएगी। चूँकि मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि प्रोडक्ट सेम ही ऑर्डर कर रहे हैं तीनों पर्सन, तीनों कस्टमर जो हैं। ऑर्डर टाइप, बेटा जब हम क्वेश्चन करेंगे देखेंगे 2 तरह के ऑर्डर टाइप होते हैं। एक तो नॉर्मल ऑर्डर होते हैं, एक रश ऑर्डर होते हैं। नॉर्मल ऑर्डर का मतलब जैसे कंपनी को आपने ऑर्डर करा और कंपनी जो भी एक एक्सपेक्टेड टाइम है कि जी 5-7 दिन के अंदर हम आपको डिलीवर कर देंगे। एक होता है रश ऑर्डर कि जी अभी हमें चाहिए जी आप अब आज हमने ऑर्डर दिया कि कल ही कल हमें सामान चाहिए। अगर आप कंपनी को रश ऑर्डर कर रहे हो और कंपनी ने आपको फैसिलिटी दे रखी है कि आप रश ऑर्डर कर सकते हो या महीने में 1 रश ऑर्डर कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कंपनी का जो एक शेड्यूल चल रहा होता है, कंपनी की जो एक नॉर्मल प्लानिंग चल रही होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि आपने एकदम कंपनी में रश ऑर्डर डाला, अब कंपनी सबसे पहले उस रश ऑर्डर को फुलफिल करेगी। यस और नो? तो इससे कंपनी के जो नॉर्मल कोर्स ऑफ जो ऑपरेशंस चल रहे होते हैं ना वो इम्पैक्ट होते हैं। कंपनी का जो नॉर्मल प्रोडक्शन, एक नॉर्मल जो ऑपरेशन चल रहे होते हैं वो अफेक्ट होते हैं आपके रश ऑर्डर की वजह से। और एक कस्टमर है जो कंपनी को रश ऑर्डर नहीं दे रहा, वो नॉर्मल ऑर्डर देता है, सोचता है 5-7 दिन में आ जाएगा और वो अपना ऑर्डर रिसीव कर लेता है। तो जो कस्टमर रश ऑर्डर कंपनी के अंदर ज़्यादा डालते हैं कि फटाफट सामान भेजो, उन कस्टमर की वजह से कंपनी को ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो कंपनी उन कस्टमर्स को मतलब बोले कि यार आप रश ऑर्डर कम डाला करो या पहले से सामान मतलब मंगा के रखा करो ज़्यादा क्वांटिटी में या फिर महीने में 1 रश ऑर्डर ही आपका फ्री होगा, 1 से ज़्यादा मतलब रश ऑर्डर डालोगे तो मैं कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करूँगी। तो ये सारी चीज़ें तभी तो पता चल पाएँगी आपको जब कस्टमर वाइज़ आप एनालिसिस करोगे, कॉस्ट का, एक्टिविटीज़ का। ठीक है? तो ऑर्डर टाइप जो रश ऑर्डर होते हैं, बेटा उसके कुछ नाम है इस तरीके के जैसे रश ऑर्डर, डिसरप्टिव ऑर्डर, इमरजेंसी ऑर्डर, एक्सपीडिटेड ऑर्डर। तो इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं वो क्या करते हैं कि कंपनी की इंटरप्ट करते हैं प्रोडक्शन शेड्यूलिंग को और उनको भिजवाने के लिए कंपनी को स्पेशल ट्रांसपोर्ट, थोड़ा फास्ट ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ता है जिसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। क्लियर? जैसे आप तत्काल में टिकट कराते हो, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। 3 महीने पहले टिकट करा के रखते हो, कॉस्ट कम आती है। वही वही सिंपल यहाँ लॉजिक लग रहा है। आफ्टर सेल सर्विस, अब कुछ कस्टमर को टेक्निकल सपोर्ट या आफ्टर सेल सर्विस ज़्यादा देनी पड़ती है कंपनी को, कि हो सकता है कि आपने जो प्रोडक्ट उनको दिया, अब वो प्रोडक्ट आपने तो कस्टमर को भेजा बट कस्टमर के लिए वो क्या है एक रॉ मटेरियल, ठीक है? अब कस्टमर क्या होगा उस रॉ मटेरियल से वो कुछ अपना फिनिश गुड बना रहा होगा। तो जो अपना फिनिश गुड बना रहा होगा तो आपका प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट में किस तरीके से कंपैटिबल हो सकता है लाइक जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलें, जैसे वीवो के फ़ोन आते हैं। अब वीवो के फ़ोन के अंदर जो कैमरा लगा है वो सोनी का लगा हुआ है। अब वीवो कैमरा सोनी से ऑर्डर कर रहा है। अब सोनी वीवो के फ़ोन के लिए कैमरा बना रही है बट अब वीवो को उस कैमरे को अपनी दूसरी कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी तो मैच करना पड़ता है कि जो उसकी रैम है, जो उसका मदरबोर्ड, चिपसेट क्या-क्या वीवो ने अपने फ़ोन में लगा रखा है। तो हो सकता है कि वीवो सोनी की ज़्यादा हेल्प ले, कि यार मेरे को बताओ कि ये चीज़ कैसे होगी या टेक्निकल मैटर में ज़्यादा हेल्प ले। बट कोई दूसरा कस्टमर है जो सोनी के सिर्फ़ कैमरे खरीद रहा है, फिनिश गुड कैमरे खरीद रहा है और बेच रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर है। तो वो भी सोनी का कस्टमर है, बट वो सोनी का इतना दिमाग नहीं खाएगा। बट अगर कोई सोनी का प्रोडक्ट खरीद रहा है एज़ अ रॉ मटेरियल उसको अपने फिनिश गुड में लगाएगा, तो उसको टेक्निकल सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होगा सोनी से। दैट इज़ व्हाई हर कस्टमर के केस के अंदर ये आफ्टर सेल सपोर्ट अलग-अलग होता है और दैट इज़ व्हाई कॉस्ट भी कंपनी की डिफर करती है। ठीक है, समझ आया? अब बेनिफिट्स ऑफ सीपीए, वैसे तो बहुत बेनिफिट्स हैं सीपीए के, बट आईसीआई ने 2 ही बेनिफिट सजेस्ट कर रखे हैं और जब भी बेनिफिट्स ऑफ सीपीए आएगा, आप इन 2 बेनिफिट्स को ही सिंपली लिखकर आ जाइएगा। लिखा है पहला हेल्प सप्लायर टू आइडेंटिफाई व्हिच कस्टमर इरोडिंग ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड व्हिच कस्टमर आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट। जब आपने कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालोगे, तो कुछ कस्टमर ज्यादा प्रॉफिट देंगे, कुछ कम देंगे, कुछ लॉस देंगे, यही निकलेगा और तो इसके सिवा कुछ अद्भुत आना नहीं। मेरे 5 कस्टमर हैं, 5 कस्टमर के मैंने कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकाले। हो सकता है कुछ कस्टमर के प्रॉफिट अच्छे हों, कुछ के नॉर्मल हों और कुछ कस्टमर मेरे को लॉस दे रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाई जब मैं कस्टमर वाइज़ प्रॉफिट निकालूँगा तो मुझे क्या पता चल रहा है कि कौन-सा कस्टमर मुझे प्रॉफिट अच्छे दे रहा है और कौन-सा कस्टमर मेरी कंपनी में प्रॉफिट इरोड कर रहा है मतलब खराब कर रहा है, सड़ा रहा है नेगेटिव जिसमें मतलब लॉसेस आ रहे हैं। ठीक है ना? इरोडिंग ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब जिसकी वजह से मेरी कंपनी के प्रॉफिट खत्म हो रहे हैं। अगला, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बिटवीन बायर एंड सेलर टू इंप्रूव देयर मार्जिन। अब ध्यान से सुनना, इधर बोला है कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। डायलॉग क्या? जैसे बायर और सेलर आपस में जब बेटा नेगोशिएट करते हैं, बात करते हैं,
तो वो अपने डायलॉग बाजी करता है सेलर, और बायर अपने डायलॉग बाजी करता है। डायलॉग का मतलब समझ रहे हो ना? डायलॉग का मतलब जैसे सेलर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू और बायर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और वो आपस में बात करते हैं, ये मेरे को इस चीज के लिए चाहिए, अच्छा जी हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो आपस में वो वार्तालाप करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, एक प्रॉपर आपस में डायलॉग एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में। और वो जो डायलॉग एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब सेलर क्या है, वो सर्विस या कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और कस्टमर को उसको गुड्स या सर्विस चाहिए, ठीक है? तो सीपीए कैसे कंस्ट्रक्टिव डायलॉग उसके बीच में काम करेगा, देखो। अब जैसे एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, एक कंपनी है, वो एक कंपनी है, उसका एक कस्टमर से वो डील कर रही है। अब हो सकता है एक कंपनी की बहुत सारी एक्टिविटीज हो, जैसे 10 एक्टिविटी हैं, बट वो कस्टमर उन 10 में से खाली उन 4 एक्टिविटीज का यूज कर रहा है, उन 6 एक्टिविटी का यूज नहीं कर रहा। तो कंपनी उस कस्टमर को थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट दे सकती है, नहीं, क्योंकि कंपनी के लिए वो कस्टमर की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम आ रही है, क्योंकि कंपनी की 10 एक्टिविटी कंपनी परफॉर्म कर रही है, बट वो कस्टमर 10 की 10 एक्टिविटी यूज नहीं कर रहा, वो केवल 4 एक्टिविटी यूज कर रहा है। तो उस कस्टमर के केस में मेरी 6 एक्टिविटी की कॉस्ट कम आ रही है। तो कंपनी ये बात कस्टमर तक डिलीवर कर सकती है कि सर हम आप, क्योंकि आप ये एक्टिविटीज यूज नहीं कर रहे हो, तो दैट इज वाई, मतलब, या फिर आप ये सपोर्ट हमसे नहीं चाहिए आपको, तो आपको मैं कम में ये थोड़ा सा प्रोडक्ट दे सकती हूँ, थोड़ा डिस्काउंट दे सकती हूँ। और इसी तरह कस्टमर भी प्रसन्न हो जाएगा, अगर कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांगे कि हाँ सर मेरे को डिस्काउंट चाहिए, और कस्टमर बोले कि जी आपकी ये 10 सर्विस है, 10 में से जी मेरे को ये 4 सर्विस क्या नाम है बस चाहिए, 6 मत दो आप, 6 मुझे फर्क नहीं पड़ता, 4 दे दो। तो उसके बेस पे कस्टमर को भी डिस्काउंट मिल गया, यानी एक विन विन सिचुएशन हो गई ना। अगर सीपीए के थ्रू बेसिकली आपको कस्टमर वाइज एक्टिविटी पता चल जाती है। अब कस्टमर को भी पता चल गया कि यार ये मेरे को कंपनी से चाहिए, ये फीचर प्रोडक्ट में, सर्विस में फीचर, या ये एक्टिविटी मुझे कंपनी की चाहिए, और सेलर को भी पता चल जाता है, तो आपस में ना एक विन विन सिचुएशन निकाल लेते हैं। और विन विन सिचुएशन का मतलब है कि कंपनी भी कस्टमर को डिस्काउंट दे देती है, और कंपनी को नुकसान नहीं होता, और कस्टमर को भी डिस्काउंट मिल जाता है, और उसका भी काम निकल जाता है, जो उसको प्रोडक्ट या सर्विस से जो उसकी पर्टिकुलर नीड होती है वो भी सेटिस्फाई। ठीक है, समझ आया? तो जब भी बेनिफिट्स ऑफ सीपी होगा, तो सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको वो कस्टमर पता चल जाते हैं जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इरोड कर रहे हैं। ठीक है, पहला ये हो गया। और दूसरा इसके अंदर ये हो गया कि जो बायर और सेलर है, दोनों के बीच में एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बन जाता है, जिसकी वजह से बायर और सेलर दोनों ही अपने मार्जिन इंप्रूव कर लेते हैं। मार्जिन का मतलब दोनों की ही प्रॉफिट बढ़ते हैं, दोनों को ही फायदा पहुंचता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बिटवीन बायर एंड सेलर टू इंप्रूव देयर मार्जिन। और दोनों के मार्जिन बढ़ रहे हैं, दोनों के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, तो बेटा ये एक विन विन सिचुएशन बनाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सीपीए। कस्टमर वाइज आपको पता चल जाता है, कंपनी ने कस्टमर की एक्टिविटी प्रोफाइल एनालाइज कर ली, तो कंपनी उस बेसिस पे कस्टमर को डिस्काउंट पिच कर सकती है कि सर आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो मैं आपको ये डिस्काउंट दे सकती हूँ, आप ये कर लो। कस्टमर भी कंपनी से बोल सकता है क्योंकि मैं ये चीजें नहीं कर रहा, आप मेरे को ऐसे कंसिडर कर सकते हो। तो आपस में दोनों के बीच में जो एक डिस्कशन होगी ना, बहुत ही हेल्दी डिस्कशन होगी, और एक ऐसी डिस्कशन होगी कि दोनों को इंसेंटिव मिलेगा, दोनों को फायदा मिलेगा। क्लियर? तो दैट्स द बेसिक ऑफ सीपीए। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं इसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। ठीक है, आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाइए। तुरंत बाद ही दे रखा है, वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करना, और अपना एक बार फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेना कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत ही सरल सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो, ताकि आपको थीम पता चल जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, आवाज थोड़ी ऐसे निकलेगी भाई आज, तो थोड़ा सा आवाज के लिए खेद है, पता नहीं कैसे निकल पा रही है, थोड़ा गले में दर्द तो हो रहा है, बट होपफुली समझ आ रही होगी आपको आवाज। ठीक है, तो एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 3 आप स्टडी कर लीजिए क्या है उसमें। चलें जी, इलस्ट्रेशन 3 आपको दे रखा है। ठीक है, स्टडी मैट आप देख रहे हैं अपना। ए एंड बी आर टू कस्टमर ऑफ एक्स वाई जेड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कंपनी है एक्स वाई जेड इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और उसके दो कस्टमर हैं, कस्टमर ए एंड बी। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑडियो प्लेयर्स, यानी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ऑडियो प्लेयर, अब तो नहीं चलते, पहले चलते थे ऑडियो प्लेयर्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 5400, सेलिंग प्राइस 5400 रुपए है, यानी एक ऑडियो प्लेयर कंपनी जो बेचती है वो 5400 का बेचती है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज 4420। एक ऑडियो प्लेयर की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन बेटा सिनोनिम्स है, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है 4420। आगे दे रखा है एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट या एडिशनल ओवरहेड्स आप कह सकते हो। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट 2000 रुपए पर ऑर्डर।
यानी कोई भी कस्टमर कंपनी को एक ऑर्डर देता है, एक ऑर्डर, यूनिट्स नहीं, कितनी यूनिट्स मांगे उसमें, चाहे एक मांगे चाहे हजार, कितनी यूनिट्स मांगे, अगर वो कस्टमर कंपनी को एक ऑर्डर देता है, ऑर्डर प्लेस करता है कंपनी में, तो कंपनी को उस कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने में 2,000 रुपए की कॉस्ट है। ठीक है। अगली कॉस्ट है डिलीवरी कॉस्ट, 3,500 रुपए पर डिलीवरी। यानी एक कस्टमर कंपनी से अगर डिलीवरी करवाता है सामान की, चाहे 1 यूनिट कराए, 1,000 यूनिट कराए, कितनी कराए, कंपनी की 3,500 रुपए की कॉस्ट आती है। यानी कस्टमर ने कहा जी एक बार डिलीवर कर दो, कंपनी के 3,500 रुपए लग जाते हैं। क्लियर है जी। आगे आपको दे रखा है कस्टमर ए और कस्टमर बी, ऑडियो प्लेयर परचेज, यानी क्वांटिटी उन्होंने जो परचेज करा आपके लिए वो सेल हो गई। तो क्वांटिटी आपने कितना कितना सेल करा दोनों को, 350 पहले को, 500 दूसरे को। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने उन्होंने ऑर्डर दिए, पहले वाले ने 5 ऑर्डर दिए, ईच ऑफ 70 यूनिट। यानी पहले वाले ने 5 ऑर्डर प्लेस करे और प्रति ऑर्डर में उसने 70 यूनिट्स ऑर्डर करी। और दूसरे वाले ने 10 ऑर्डर प्लेस करे और प्रति ऑर्डर में 50 यूनिट्स उसने ऑर्डर करी। क्लियर। अब नंबर ऑफ डिलीवरी 5 और 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर ए ने 5 ऑर्डर करे और हर ऑर्डर की उसने डिलीवरी कराई। जैसे कंपनी को कॉल करके बोला कस्टमर ए ने कि XYZ इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऐसा करो 70 यूनिट भेज दो। कंपनी ने क्या करा, 70 यूनिट भेज दी। तो कंपनी ने 5 बार करा, 5 बार उसका ऑर्डर प्रोसेस करा और 5 बार ही डिलीवरी हुई। बट कस्टमर बी के केस के अंदर, कस्टमर बी ने 10 बार ऑर्डर प्लेस तो करा, बट उसको कंपनी ने डिलीवरी एक बार भी नहीं करी। तो इसका क्या मायने है, मुझे ये लग रहा है कि ऐसा संभव है कि कस्टमर भी कंपनी में आके खुद ही सामान ले गया हो। क्योंकि डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि आप कंपनी कोई सामान कस्टमर की लोकेशन तक पहुंचा रही है, कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचा रही है, तो वो डिलीवरी हो गई। बट कस्टमर भी, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है क्योंकि वो डिलीवरी नहीं करा रहा, तो वो खुद ही कंपनी आता होगा या फिर अपने किसी लड़के को या कोई ट्रांसपोर्ट माध्यम उसका खुद का होता होगा कि जो भी उसने गाड़ी रिक्शा उसने भेज दिया होगा कंपनी में जाके, भाई मेरा सामान भिजवा दो। ठीक है। तो कंपनी ने अपने मतलब कंपनी की ही लोकेशन से उसने सामान कलेक्ट कर लिया होगा। ठीक है। आगे, अब ऐसा कस्टमर बी ने क्यों करा होगा देखते हैं। क्योंकि देखो ना, अगर आपको कंपनी होम डिलीवरी की फैसिलिटी दे रही है कि घर में आपके सामान पहुंचाएगी कंपनी, तो भाई मैं क्यों जाऊंगा। अगर मैं कंपनी की लोकेशन पे जाके सामान लाऊंगा तो मेरी भी तो कुछ कॉस्ट आएगी, अगर मैं खुद जाऊंगा मेरा भी तो पेट्रोल डीजल कुछ लगेगा, किसी लड़के को भेजूंगा उसकी भी तो कॉस्ट आएगी। तो यानी कस्टमर बी ने कहीं ना कहीं कुछ दिमाग लड़ाया होगा कि यार मैं डिलीवरी ना कंपनी से करवाता नहीं हूँ, मैं जाके ही सामान ले लेता हूँ। कस्टमर बी का कुछ ना कुछ तो इसके अंदर हिडन दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। आगे देखिए। आगे दे रखा है, द कंपनीज पॉलिसी इज टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन सेलिंग प्राइस ऑन ऑर्डर ऑफ 50 यूनिट्स और मोर। यदि 50 या 50 से ज्यादा यूनिट एक बारी में ऑर्डर करते हो तो कंपनी 5% डिस्काउंट देती है। तो कस्टमर ये 70 यूनिट करता है, कस्टमर भी 50 यूनिट करता है, तो दोनों ही केस में 50 यूनिट या उससे ज्यादा का ऑर्डर हो रहा है, तो ये क्वांटिटी डिस्काउंट या इसको ट्रेड डिस्काउंट भी बोल देते हैं, ये दोनों ही कस्टमर को मिल जाएगा 5-5% का। आगे क्या लिखा है, एंड टू फर्दर गिव, बेटा फर्दर को हाईलाइट कर लेना, फर्दर लिखा हुआ है, यानी ये 5% के अलावा डिस्काउंट मिल रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। एंड टू फर्दर गिव 8% डिस्काउंट ऑन अनडिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस। अनडिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस इज बेसिकली योर ग्रॉस प्राइस। जैसे आपका जो ग्रॉस प्राइस कितना था, 5400, 5400 में से जब आप 5% लेस कर दोगे तो ये बन जाएगा डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस, और जो 5400 है वो है अनडिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस। तो ये जो आपका 8% डिस्काउंट है ना, ये भी अनडिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस यानी 5400 पे ही मिलेगा, इफ अ कस्टमर यूजेज हिज ओन ट्रांसपोर्ट टू कलेक्ट द ऑर्डर। तो कस्टमर बी ने यहाँ दिमाग लड़ाया, कस्टमर बी ने इस 8% डिस्काउंट के लालच में सोचा कि यार मैं एक्स्ट्रा, मुझे 8% डिस्काउंट मिल जाएगा, और कंपनी ने बोला है कि अगर आप खुद अपना ट्रांसपोर्ट लाते हो और कंपनी के अंदर सामान लेकर चले जाते हो, यानी कंपनी की क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट बच जाती है उस केस के अंदर, दैट इज वाई कस्टमर भी ने दिमाग लगाया कि 8% का डिस्काउंट एंजॉय करते हैं और अपना लड़का या अपना सामान रिक्शा गाड़ी अपनी भेज के कंपनी से सामान मंगा लेंगे। क्लियर है ये चीज आपको। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, लिखा है एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी बाय कंपेयरिंग प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ईच कस्टमर। अब इसके अंदर लिखा है एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी बाय कंपेयरिंग प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ईच कस्टमर। यानी अगर मैं आपको इसके अंदर बताऊं, एक सेकंड, इसमें आपको कंपेयर करना है प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ईच कस्टमर। कितने कस्टमर है आपके, दो कस्टमर ए और बी, तो मोटा मोटी मेरे दो कॉलम बन जाएंगे।
अब मेरे को निकालना है प्रॉफिट पर यूनिट। तो पहले कस्टमर वाइज टोटल प्रॉफिट निकाल दूंगा, फिर प्रॉफिट पर यूनिट निकाल दूंगा, और उसको मैं करूंगा कंपेयर, और उस कंपैरिजन के बेसिस पे मैं करूंगा एनालिसिस। ठीक है, तो आप मुझे सिंपली बताओ, जो प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकलेगा? द टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और ये आपको करना है कस्टमर वाइज। अच्छा, टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा कस्टमर वाइज? सर, सेल्स माइनस कॉस्ट। कस्टमर वाइज सेल्स और कस्टमर वाइज कॉस्ट में ले लूंगा और मैं निकाल दूंगा। सेल्स कैसे निकलती है? क्यू इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। पहले कस्टमर का क्यू कितना है? 350, दूसरे कस्टमर का 500, और सेलिंग प्राइस दोनों कस्टमर का अलग अलग आएगा, क्योंकि 5400 तो ग्रॉस प्राइस है, और 5% का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो दोनों कस्टमर को मिलेगा बेटा, और जो 8% का जो डिलीवरी या ट्रांसपोर्ट वाला डिस्काउंट है वो सिर्फ कस्टमर बी को मिलेगा, बिकॉज उसी ने अपनी ट्रांसपोर्ट अपने आप ही इंडिपेंडेंटली अरेंज करी थी, दैट इज वाई उसने वो 8% का डिस्काउंट, फर्दर डिस्काउंट एंजॉय करा। डन। अब कॉस्ट अगर हम देखें कौन कौन सी आ रही है पूरे क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहली कॉस्ट तो प्रोडक्शन की 4420 रुपए की। उसके बाद जो कॉस्ट है, एक तो ये हो गई ना, इसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट और डिलीवरी कॉस्ट। अब आप डिस्काउंट को अगर आप कॉस्ट मान रहे हो तो सेलिंग प्राइस को ग्रॉस लेना, बट डिस्काउंट वगैरह जो होते हैं ना वो सेलिंग प्राइस में से ही अपन एडजस्ट कर देते हैं। डिस्काउंट भी हाँ हालांकि एक तरह की कॉस्ट है, उसको या तो सेल में से माइनस कर दो या कॉस्ट में ऐड कर दो, बट ज्यादा सटीक तरीका होता है कि सेलिंग प्राइस ही नेट करके दिखाओ आप, क्योंकि वो एक तरह की कॉस्ट नहीं है, वो सेलिंग प्राइस की में कटौती जो आपने करी है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट अपन सेलिंग प्राइस में एडजस्ट कर देंगे, और जो कॉस्ट हमारी रह जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट और डिलीवरी कॉस्ट, और नीचे कोई और तरह की कॉस्ट दे रखी है? कोई कॉस्ट नहीं दे रखी, ठीक है। तो सिंपली निकल जाएगा, करें। चलिए, आ जाइए। अब बेटा कस्टमर ए, कस्टमर बी, 350 500 कुछ ऐसा खास नहीं है। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन होता, कुछ टेक्निकल होता तो मैं हाथ से भी करा देता। इस तरह के सीपीए क्वेश्चंस में कुछ इतना नहीं है कि मेरे को कुछ वर्किंग वाला पार्ट कुछ ऐसा कराने की जरूरत है, बहुत सिंप्लिसिटी से निकल जाएगा। हाँ, काफी क्वेश्चन होंगे जो मैं अपने हाथ से भी आपको करवाऊंगा, बट ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो पढ़ते पढ़ते ही निकल जाएंगे, तो इसके अंदर मैं मतलब सॉल्विंग में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझा देता हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं। अब आप बेटा चाहते हैं ना, तो आप टोटल में भी निकाल सकते हैं, जैसे इसने सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला, और फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला। आप चाहते तो टोटल में भी निकाल सकते थे, यानी पहले टोटल सेल्स रिवेन्यू निकाल दो, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो। अब टोटल कंट्रीब्यूशन उसने क्यों निकाला आप मुझे बताओ? कहीं उसने बोला तो है नहीं टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, बट हाँ उसने टोटल कंट्रीब्यूशन इसलिए निकाल दिया क्योंकि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो। इसका कहीं भी क्वेश्चन के अंदर कोई लेना देना नहीं है टोटल कंट्रीब्यूशन का, बस टोटल कंट्रीब्यूशन इसलिए निकाला गया है, एक प्रेजेंटेशन थोड़ी सी हमारी अप हो जाएगी, प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने का ही पर्पज है, और कोई पर्पज नहीं है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जो ग्रॉस सेलिंग प्राइस कितना था? 5400। 5400, 5% का डिस्काउंट दोनों ही कस्टमर को मिला है, 270। 270, इसको आप क्वांटिटी डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट कह सकते हो, तो ये क्वांटिटी डिस्काउंट है। और जो फर्दर डिस्काउंट है वो केवल कस्टमर बी को मिलेगा, क्योंकि उसने अपना ट्रांसपोर्ट खुद अरेंज करा है 8% का, और वो 8% किस पे बेटा मिल रहा था? अनडिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस, यानी जिसपे ना मिला हो, यानी 5400 के से आप 270 लेस नहीं करोगे, ये जो लेस है इसको आप नहीं करोगे, 5400 पे ही आप 8% निकालोगे। तो ये कितना निकल कर आ गया? 432। वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट वो तो दोनों ही केसेस में सेम है, 4420 4420, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया। क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ इसने टोटल कंट्रीब्यूशन क्यों निकाल दिया पहले? क्योंकि बेटा ये वाली जो कॉस्ट आएंगी ना, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट और डिलीवरी कॉस्ट, ये पर यूनिट नहीं दे रखी है, पर ऑर्डर और पर डिलीवरी दे रखी है 2000 और 3500 की। दैट इज वाई इनको मेरे को टोटल में ही लेकर चलना पड़ेगा, दैट इज वाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बाद उसने पर यूनिट आगे तक नहीं लेकर गया, वो उसने टोटल निकाल दिया, बिकॉज ये 2000 पर यूनिट और 3500 पर यूनिट नहीं है ना, नहीं तो मैं इसको ही कंटिन्यू कर लेता पर यूनिट को। ये 2000 पर ऑर्डर है और ये 3500 पर डिलीवरी है, इस वजह से चाहते ना चाहते अब मेरे को आंसर को टोटल में करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। अब एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल ओवरहेड दो तरह के, एक ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट और एक डिलीवरी कॉस्ट। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है?
5 ऑर्डर लग रहे हैं और एक ऑर्डर की कॉस्ट 2000, तो 2000 इंटू 5 पहले केस में और दूसरे में 2000 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 10,000 और 20,000। और डिलीवरी कॉस्ट कितनी आ रही थी? 3,500 रुपये पर डिलीवरी। पहले केस के अंदर 5 डिलीवरी हो रही है, दूसरे में नहीं हो रही, तो 3,500 इंटू 5 और 3,500 इंटू 0। 3,500 इंटू 5, 3,500 इंटू 0। तो आपका ये प्रॉफिट पर कस्टमर आ गया। तो ये कौन सा प्रॉफिट आया अभी? ये टोटल प्रॉफिट पर कस्टमर आया। बट रिक्वायरमेंट में क्या था कि आपको प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है हर कस्टमर का। तो आप प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? सिंपली 2,21,000 को आप डिवाइड कर दीजिए कितने से? 350 यूनिट से। करिए, 2,21,000 डिवाइडेड बाय 350, ये आ गया 631.42857, तो 43 ले लेंगे हम इसको। और दूसरे वाला 1,19,000 डिवाइडेड बाय 500, ये आ जाएगा 238। ये पूरा पूरा जा रहा है 238। क्लियर? हमें इतना करना है। तो अभी तक मैंने क्या करा है? मैंने निकाला है प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ईच कस्टमर, एक कंपैरिजन भी हो चुका है, इतना पोर्शन करा है। अब अगला स्टेप है इसका, एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी। वैसे एनालिसिस की बेटा कोई सीमा नहीं होती, बट फिर भी इसके अंदर बहुत छोटा सा एनालिसिस दे रखा है, ठीक है? यानी कस्टमर वाइज हमें ना केवल प्रॉफिट पर यूनिट को कंपेयर करना है, बल्कि उस प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करके भी बताना है। कस्टमर वाइज हमने कंप्यूट तो कर लिया ना कि प्रॉफिट पर यूनिट कस्टमर ए का कितना है, कस्टमर बी का कितना है, निकाल लिया। पहले टोटल प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट पर यूनिट, और उस बेसिस पे हमने कंपेयर भी कर दिया, कंपैरिजन बन गया दोनों पे। अब इसको एनालाइज भी करके दिखाना है, इस प्रॉफिटेबिलिटी का एक एनालिसिस भी दिखाना है आपको। और बेटा एकमात्र यही क्वेश्चन ऐसा है जिसका एनालिसिस इतना छोटा दे रखा है, बाकी इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है उनका एनालिसिस भर भर के दे रखा है। सिर्फ एकमात्र यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका एनालिसिस 1 2 3 लाइन के अंदर ही खत्म कर दिया। 2 4 बातें बोली है, खत्म। मतलब एक ही बात बोली, अगर बात भी बोलो तो सिर्फ एक ही बात बोली और एनालिसिस क्वेश्चन ने इसका ओवर कर दिया। तो चलिए देख लेते हैं। आ जाइए। वो एनालिसिस वाला पार्ट मैंने आपका ना थोड़ा यहाँ करवा रखा है। जैसे कस्टमर ए कस्टमर बी, अगर देखें तो मोटी मोटी 3 चीजें निकल कर आई, यूनिट सोल्ड, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट पर यूनिट। ये चीजें हमने कंप्यूट कर ली ना, जो भी मैंने हाईलाइट करा ये हमने कंप्यूट कर लिया। अगर हम देखें यूनिट सोल्ड, तो कस्टमर बी और कस्टमर बी की 500 यूनिट थी और कस्टमर ए की 350। तो कस्टमर बी के कंपैरिजन में ए की अगर मैं बात करूं तो 150 यूनिट कम सोल्ड हुई। 150 मतलब 150 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, यानी 30%, है ना? बी के कंपैरिजन में ए का निकालो, तब निकल कर आएंगी जो परसेंटेजेस है। तो यानी बी के कंपैरिजन में जब मैं ए देखता हूँ, इसलिए देख रहे हो मैंने एरो उल्टे लगा रखे हैं, उल्टे एरो लगे हुए हैं। तो 30% कम सेल्स है, ए को मैं 30% कम सेल्स कर रहा हूं, उसके बावजूद भी जो मेरा ए का प्रॉफिट आ रहा है ना, वो ऑलमोस्ट डबल आ रहा है, 1.86 टाइम, ऑलमोस्ट डबल। और जो प्रॉफिट पर यूनिट है वो 2.65 टाइम्स आ रहा है। मतलब यार, मतलब कस्टमर ए को मैंने कम यूनिट बेचा, उसके बावजूद भी कस्टमर ए ने मुझे अच्छा प्रॉफिट, ना केवल टोटल प्रॉफिट बल्कि प्रॉफिट पर यूनिट भी दिया। इसका बेटा जो मेन रीजन है ना, मेन रीजन वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन डिस्काउंट। क्योंकि अगर आप दोनों को देखोगे तो आपको दोनों के अंदर जो मेजर फर्क दिखाई देगा ना, जैसे सेलिंग प्राइस ठीक है 5400, क्वांटिटी डिस्काउंट 270, दोनों का ही मिला है। बट जो कस्टमर बी को जो डिलीवरी के ऊपर डिस्काउंट है ना 432 रुपए का, वो बहुत मोटा डिस्काउंट मिल गया। अगर आप टोटल में निकालोगे ना 432 इंटू 500, तो ऑलमोस्ट 2,16,000 रुपए का, 2,16,000 रुपए का ज्यादा डिस्काउंट आपने कस्टमर बी को दिया है। अब आप बोलोगे सर डिस्काउंट तो दे दिया बट हमारी कॉस्ट भी तो बच रही है। कितनी कॉस्ट बच रही होगी? अच्छा, कस्टमर बी को अगर मैं डिलीवरी करता तो कितनी कॉस्ट बचती? कस्टमर बी को मैं डिलीवरी करता तो ये 10 डिलीवरी करवाता, और एक डिलीवरी की कॉस्ट कितनी होती? 3500 रुपए। तो 10 डिलीवरी की आ जाती 35,000 रुपए। एक डिलीवरी 3,500 में हो रही है, 10 डिलीवरी 35,000 में हो जाती। यानी 35,000 रुपए को बचाने के चक्कर में कितना आया था? 2,16,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ये बेटा 432 रुपए एक यूनिट का है। 432 को यदि आप गुना करोगे ना 500 से, तो आपका निकल कर आएगा 432 इंटू 500, 2,16,000 रुपए, इतना मोटा डिस्काउंट। और कॉस्ट कितनी बचाई? केवल 35,000। कंपनी ने क्या अनर्थ कर दिया यार, 35,000 बचाने के चक्कर में 2,16,000 खर्च कर दिए। और जिसकी सीधी सीधी रिफ्लेक्शन ना यहाँ पर नजर आ रही है कि कस्टमर बी की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कम निकल कर आ रही है, क्योंकि आपने उसको एक अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर कर दिया। और वो जो डिस्काउंट है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर, या ट्रांसपोर्टेशन डिस्काउंट
और वो मात्र केवल अपनी डिलीवरी कॉस्ट बचाने के लिए। ठीक है? तो ये एनालिसिस इतना सही है कि इवन दो ए हैज़ लोअर सेल्स वॉल्यूम, ए की सेल्स वॉल्यूम कम है 30% लेसर देन बी, इट इज कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट। ठीक है ना, वो 1.86 टाइम्स ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय बी एज द ओवरऑल डिस्काउंट ऑफर टू ए इज क्वाइट लेस। क्योंकि ए को जो डिस्काउंट मिला है कम, ओवरऑल 5% तो दोनों को मिला है, जो बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि 8% बोलना चाह रहा है कि ए को आपने 8% वाला डिस्काउंट नहीं दिया, बी को दिया। ठीक है ना, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। चलें जी, अब सेकंड जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कमेंट ऑन द डिस्काउंट पॉलिसी ऑन डिलीवरी। कमेंट करना है, अपनी टिप्पणी करनी है डिस्काउंट पॉलिसी ऑन डिलीवरी के ऊपर। यानी आपके क्वेश्चन में ना दो तरह के डिस्काउंट थे बेटा, एक तो था ये 5% वाला जो क्वांटिटी डिस्काउंट था ना, ऑन ऑर्डर ऑफ 500 यूनिट्स और मोर, 5% वाला क्वांटिटी डिस्काउंट, उसकी बात नहीं कर रहा। ये बात कर रहे हैं डिस्काउंट ऑन डिलीवरी, यानी जो 8% डिस्काउंट मिला था ना जब कस्टमर अपना खुद का ट्रांसपोर्ट लाता, इसके ऊपर एक कमेंट करना है कि इससे आप क्या समझ रहे हो, इससे कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ा, फायदा नुकसान, ये आपको निकाल के बताना है। तो डिस्काउंट पॉलिसी ऑन डिलीवरी पे, तो इसका मैंने आपको यहाँ बताया, देखिएगा। इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि कस्टमर बी की चतुराई है या कंपनी की बेवकूफी है, कुछ भी बोल लो एक ही बात। कस्टमर बी या तो चतुर ज्यादा बन गया, या जो कंपनी है उसने ये जो स्कीम बनाई है डिस्काउंट स्कीम, उसमें वो बनाते समय कुछ ना कुछ बेवकूफी रह गई उसकी, यानी जो उसके मैनेजमेंट अकाउंटेंट रहे होंगे उन्होंने ढंग से दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ डिस्काउंट सीधा ही दे दिया 8% उठा के, ये नहीं देखा कि यार एक बार एनालिसिस कर लो कि आप अपनी सिर्फ डिलीवरी कॉस्ट बचाने के लिए क्या 8% जितना हाई डिस्काउंट जस्टिफाई है या नहीं है। उन्होंने 8% डिस्काउंट दे दिया, और देखते हैं कि कस्टमर बी ने कंपनी की इस स्कीम का किस तरीके से फायदा उठाया। देखिए, इन इन पर्टिकुलर केस ऑफ कस्टमर बी, कंपनी ने कितनी बेटा डिलीवरी कॉस्ट बचा ली। कस्टमर बी ने 10 ऑर्डर लिए थे, एक ऑर्डर की एक ऑर्डर की डिलीवरी कॉस्ट कंपनी को 3,500 रुपए आती है, यानी 35,000 रुपए कंपनी ने बचा ली इस केस में। पर उसको डिस्काउंट के फॉर्म में कितना दे दिया, यानी उसको आप ये बोल लो सेलिंग प्राइस कम कर दिया, कंपनी की कॉस्ट आ गई डिस्काउंट की, वो कितनी आ गई, 2,16,000। यानी यार ये तो मतलब क्या ही बोले कि 2,16,000 रुपए की आपने कॉस्ट लगा दी मात्र 35,000 बचाने के लिए। ठीक है, तो कंपनी 35,000 बचाने के चक्कर में 2,16,000 गवा बैठी, तो कंपनी ने नेट जो लॉस कर लिया वो 1,81,000 का कर लिया। समझ में आ रहा है? और पर यूनिट लॉस देखो तो 1,81,000 टोटल है। कस्टमर बी ने 500 यूनिट ली थी, तो 181 डिवाइड बाय 500, 362 पर यूनिट। डन। तो अच्छा, आप मुझे ये बताओ, ये जो कमेंट करने को बोला है डिस्काउंट पॉलिसी ऑन डिलीवरी, ये तो कर दिया, तो क्या मैं कस्टमर बी से वो डिस्काउंट छीन लूं? है, मेरा जो क्वेश्चन है ध्यान से सुनना। कस्टमर बी ने मेरी जो कंपनी की इस डिस्काउंट पॉलिसी का फायदा उठाया, और उसने अच्छा खासा फायदा उठाया, और कहीं ना कहीं उसने अपना 1,81,000 रुपये, मतलब कंपनी ने जैसे अगर लॉस हुआ तो कहीं ना कहीं 1,81,000 उसने इंक्रीमेंटली फायदा हो गया उस बंदे का। ठीक है, क्योंकि मैं ये भी मान के चलता हूँ कि यार आप इसको कंपनी की कॉस्ट मान लो, कंपनी का नुकसान मान लो 1,81,000, या कहीं ना कहीं आप उस कस्टमर का फायदा मान लो कि उसने चतुराई से 2,16,000 रुपए का फायदा उठा लिया कंपनी से, और 35,000 रुपए कंपनी की कॉस्ट बढ़ गई, तो 1,81 कहीं ना कहीं उस कस्टमर ने भी अपना फायदा कर लिया। तो उस कस्टमर ने एक चतुराई करी, कस्टमर ने इस स्कीम का फायदा उठाया। तो आप मुझे ये बताओ, क्या अब कंपनी इस स्कीम को बंद कर दे? हैं? या कंपनी उस कस्टमर से ये डिस्काउंट छीन ले कि नहीं, तूने ये चीज़ का फायदा उठा लिया, मैं तेरे से डिस्काउंट ये छीन लेती हूँ। उस कस्टमर की कोई गलती है? कस्टमर क्या, अच्छा चतुर होना कोई पाप है? टैक्स इवेज़न पाप है। क्या टैक्स प्लानिंग पाप है? कि अगर आप जैसे 80सी की डिडक्शन ले रहे हो प्रॉपर इन्वेस्ट वगैरह करके, या डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट ने जो आपको छूट दे रखी है, एग्जाम्पशन दे रखी है, अगर आप उनको लेते हो तो क्या आप कोई पाप कर रहे हो? बताओ। बट हाँ, अगर आप डेलिबरेटली टैक्स नहीं सरकार को जमा करा रहे जितना आपको जमा कराना था, झूठी डिडक्शन ले रहे हो, अंडर रिपोर्ट कर रहे हो अपनी इनकम, तो वो एक चीज गलत है, उसको हटाओ। बट अगर गवर्नमेंट ने कोई आपको डिडक्शन या स्कीम बेनिफिट रिलीफ दे रखे हो, और अगर आप उनका फायदा उठा रहे हो, तो क्या आप चोर हो? नहीं। क्या आप चतुर हो? हाँ। चतुर होना कोई गलत चीज है क्या? चतुर का मतलब वो चोर थोड़ी हो गया। इसी तरह से कंपनी ने अगर वो स्कीम दी, उस स्कीम का उस कस्टमर ने फायदा उठाया, तो इसमें कस्टमर की क्या गलती है? गलती कंपनी की है ना। तो कंपनी को, चलो अभी अब अपनी गलती रियलाइज हो गई कि हाँ कंपनी ने थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा दे दिया, तो कंपनी क्या एकदम इमीडिएट छीन ले, जो उसको डिस्काउंट दे रही थी इमीडिएट छीन ले? इमीडिएट नहीं छीना जाता। कभी भी ध्यान रखना, अभी एक चीज बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बताता रहूंगा,
हमेशा आपको एक सॉफ्ट आंसर देना है, एक हार्ड आंसर या एक स्ट्रिक्ट आंसर नहीं देना। मतलब क्या है सॉफ्ट आंसर और हार्ड आंसर के? एक हार्ड आंसर या एक स्ट्रिक्ट आंसर वो होता है कि बिल्कुल आर-पार कर दो, बिल्कुल आर-पार, कि उसको डिस्काउंट देंगे या उसको डिस्काउंट नहीं देंगे। ऐसा आंसर कभी मत देकर आना, ठीक है? तो तुम मत बनो चौधरी, तुम मत बनो डिसीजन मेकर, तुम खाली कंपनी को सजेस्ट करके आओ। तुम खाली एक ऐसे सोचो कि मैं कंपनी ने कंसल्टेंट हायर कर रखा है कि मैं कंपनी को नफा-नुकसान और एक सजेशन दूँगा, अल्टीमेट कॉल कंपनी की होगी। इस तरीके से आंसर देकर आना है। कंपनी जो भी करे यार, अपने को क्या मतलब है? बट हमें उसको एक सजेस्टिव आंसर देकर आना है और हमेशा जो भी आप आंसर दोगे एक सॉफ्ट लैंग्वेज में देना है कि कंपनी उस कस्टमर के साथ बैठ के नेगोशिएट करे, इस डिस्काउंट पॉलिसी को रिव्यू करे, क्या है, क्या नहीं है, डिलीवरी कॉस्ट के ऊपर विचार करे, मतलब उस कस्टमर के साथ कोई एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग अपना बनाए, इस तरह का आंसर देकर आना है। ये नहीं कि हम डिस्काउंट हटा देंगे, उस कस्टमर को सामान देना बंद कर देंगे, उस कस्टमर को जबरदस्ती डिलीवरी करवाएँगे उस कस्टमर के यहाँ पर, इस तरह के हार्ड आंसर नहीं देकर आने हैं। इस क्वेश्चन में और आने वाले किसी भी क्वेश्चन में कभी भी एक स्ट्रिक्ट आंसर, कभी भी एक मतलब कट टू कट आंसर नहीं दोगे। हमेशा जो आंसर होगा वो थोड़ा घुमा के ही दोगे। एक मैनिपुलेटिव बोलूँ या उसको एक इस तरीके का आंसर कि सीधा ना हो यार वो आंसर ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो। अपना बताओ कि कंपनी इस तरह के बातचीत करे, उसके साथ बैठे, रिव्यू करे, डिसीजंस ले, इस तरह का आंसर देकर आओ, ना कि एक स्ट्रिक्ट आंसर देकर आओ। ठीक है? तो क्या कंपनी कस्टमर बी को डिस्काउंट देना बंद कर दे? तो येस और नो ये मत करना, क्योंकि ये एक स्ट्रिक्ट आंसर है। उसको रिव्यू करे कंपनी, उसको एनालाइज़ करे, उसको इवैल्यूएट करे, इस तरह के आंसर आप देकर आओ, तो ये सॉफ्ट आंसर होते हैं। हमेशा सॉफ्ट आंसर आपको देकर आने हैं। बिकॉज़ अच्छा कंपनी एक बार को आपका दिमाग भी घूम गया कि यार नहीं, उसने फ़ायदा उठा लिया यार, मैंने तो गलती से डिस्काउंट दे दिया था। कंपनी सोच रही है, नहीं, ये डिस्काउंट हटाओ। भाई क्यों? अब कैसे? आप एक चीज़ तो देखो, चलो कस्टमर भी जैसा भी है, कहीं न कहीं आपको 1,19,000 का प्रॉफ़िट तो देकर जा ही रहा है ना यार। चलो उसने फ़ायदा भी उठाया, तो कस्टमर भी आपके लिए लॉस मेकिंग तो नहीं है ना, कहीं न कहीं एक प्रॉफिट मेकिंग कस्टमर अभी भी है ना 1,19,000। हाँ, अगर कस्टमर बी के केस में आपको लॉस हो जाता, नेगेटिव प्रॉफिट आ रहे होते, तो लगता भी यार कि यार ये पॉलिसी मैंने ये स्कीम लगा के नुकसान कर लिया अपना। हो सकता है कस्टमर भी आपके पास इसीलिए सामान खरीदने आया हो, क्योंकि आपने ये पॉलिसी रखी है डिस्काउंट पॉलिसी, अदरवाइज़ कस्टमर भी आपसे सामान भी नहीं खरीदता। कहीं न कहीं कस्टमर बी ने जब आपका ऑर्डर एनालाइज़ करा होगा, आपकी स्कीम एनालाइज़ करी होगी, उसको लगा होगा कि इस कंपनी का माल मँगाने में ज़्यादा फ़ायदा है, इस कंपनी के ऑडियो प्लेयर मँगाने में ज़्यादा फ़ायदा है। इसी बेसिस पे कस्टमर बी ने ऑर्डर दिया हो। ऐसा थोड़ी है कि कस्टमर बी चतुर है, तुम बेवकूफ़ हो, मतलब सारी चीज़ें गलत एंगल से नहीं सोचनी है ना हमको। तो कस्टमर भी हो सकता है इसीलिए आपका कस्टमर बना हो, क्योंकि उसको ये जो डिस्काउंट है ये अच्छा लगा हो, प्यारा डिस्काउंट लगा हो ये जो 8% का मिल रहा है। और 8% का उसने भी डिस्काउंट लिया और आपको भी फ़ायदा हुआ 1,19,000 का, समझ आ रहा है? चूँकि अब कंपनी को लग रहा है नहीं, ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, तो कंपनी उसके साथ बैठ के बातचीत करे, कंपनी उसके साथ नेगोशिएट करे, बात करे, कुछ और अल्टरनेटिव्स निकाले। ऐसा बिल्कुल मत लिखना कि नहीं कंपनी कस्टमर बी की गर्दन उड़ा देगी, कस्टमर बी से काम करना बंद करा देगी, ऐसा नहीं होता। भाई दे तो रहा है ना, 1,19,000 का दे रहा है, तुम ज़्यादा उसके साथ खींचन-तानी करोगे तो क्या पता चलेगा कस्टमर भी छोड़ के ही चला गया। और कहीं न कहीं अगर कस्टमर भी कम प्रॉफिट भी दे रहा है, मैं कह रहा हूँ ₹1000 ही दे रहा है, तब भी वो जो 500 जो सीडी प्ले ऑडियो प्लेयर हैं वो तुम्हारे ही बिक रहे हैं ना। एटलीस्ट कस्टमर तो तुम्हारा है, एटलीस्ट मार्केट शेयर तो तुम्हारा बढ़ा रहा है वो। अगर वो कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा तो कम से कम मतलब तुम्हारा मार्केट शेयर गिर जाएगा ना, उसका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। तो अगर कोई कस्टमर प्रॉफिट कम भी दे रहा होता है ना, मतलब देखो लॉस दे रहा है तो आप एक बार को कह सकते हो कि यार कुछ तौर तरीके लगाऊँगा और उन तौर तरीकों से भी नहीं हो रहा, तो भी आप उस केस में भी ये आंसर मत देकर आना कि उस कस्टमर मतलब अगर कस्टमर बी के केस में लॉस आता ना, तब भी आप प्लीज़ ऐसा आंसर मत देना कि कस्टमर बी के साथ हम काम नहीं करेंगे। क्योंकि आगे बहुत क्वेश्चन्स आएँगे जिनके अंदर पर्टिकुलर किसी कस्टमर में लॉस आएगा। कंपनी उनके साथ भी कहती है कि उन चीज़ों को हम रिवैल्यूएट करेंगे, दोबारा से री-एग्ज़ामिन करेंगे, री-एनालाइज़ करेंगे, थोड़ा कॉस्ट देखेंगे, कस्टमर से बात करेंगे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के बारे में कोशिश करेंगे। यानी आईसीआई तो जिस कस्टमर के केस में लॉस आता है ना, उसको भी हटाने की बात नहीं करता है। समझ आ रहा है? तो इस केस के अंदर तो फिर भी प्रॉफिट आ रहा है। तो यानी कस्टमर के केस में चाहे लॉस आए, चाहे प्रॉफिट आए, चाहे कम प्रॉफिट आए, कस्टमर को कहीं न कहीं हमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के बारे में सोचना है और इन एनी वे कस्टमर तो तुम्हारा है। मार्केट शेयर तो तुम्हारा ही बन रहा है बाज़ार में। बहुत सारी कंपनियाँ जो बहुत पॉपुलर कंपनियाँ, बहुत पॉपुलर स्टार्टअप हैं, वो लॉस मेकिंग स्टार्टअप हैं। कहीं न कहीं पेटीएम में भी लॉस है। बट क्या है क्योंकि उनका कस्टमर बेस इतना है, तो मार्केट शेयर तो उस कंपनी का अच्छा है ना, मार्केट वैल्यूएशन बनती है इस चीज़ से। तो दैट इज़ व्हाई कंपनी के पास कस्टमर भी है तो सही 500 यूनिट्स तो उसी के पास से बिक रहे हैं। भाई तू अगर नहीं बेचेगा तो तेरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा।
तो ये सब बातें बेटा जो मैंने बोली है ना आपको, ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं खाली, आगे वाले क्वेश्चंस में भी आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है, कि अगर कस्टमर का प्रॉफिट कम है, इवन लॉस मेकिंग भी है, तो भी हमें ऐसे मतलब रीएनालाइज़ करना है, रिव्यू करना है कि प्रॉफिट बढ़ सके। और किसी भी केस में उसको भगाना नहीं है अपने पास से, क्योंकि कहीं न कहीं मार्केट शेयर तो वो तुम्हें दे ही रहा है ना कहीं न कहीं। अगर तुम छोड़ दोगे तो कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे नोकिया ने अगर नहीं एक्सेप्ट करा था एंड्रॉइड सबसे पहली बारी में, तो नोकिया बुरी तरह से पिटी ना। कोई सैमसंग का कोई इनिशियली इतना स्टार्टिंग में हाई मार्केट शेयर नहीं था, क्योंकि उसने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट करा और उसकी जो गैलेक्सी सीरीज धीरे-धीरे हिट होना स्टार्ट हुई। तभी आज सैमसंग का अच्छा खासा नाम है, उसने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया ना। हो सकता था एंड्रॉइड को स्टार्टिंग में अपनाने पे जब सैमसंग ने अपनाए होंगे, हो सकता है उनको इतने अच्छे प्रॉफिट ना भी आए हो, बट उसने एक्सेप्ट करा उस चीज़ को। और दैट इज़ व्हाई लॉन्ग टर्म के अंदर उसका मार्केट शेयर बढ़ा और प्रॉफिट भी उसको आया। दैट इज़ व्हाई मार्केट शेयर नहीं छोड़ना अपना, मार्केट पे अपना शेयर बना के रखना है। क्लियर? अब नोकिया को एक फ़ोन बेचने में चाहे कितना ही फ़ायदा हो, मार्केट शेयर है ही नहीं तो क्या करेगा बंदा? नहीं? अल्टीमेटली तो लॉस ही है ना, अगर मार्केट शेयर भी नहीं है तो। ठीक है? तो इतना सब होने के बाद भी कस्टमर बी से कंपनी 1,19,000 तो कमा ही रही है ना। तो आप 1,19,000 क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ये जब मैं बुक से पढ़ाऊँगा ना तब आपको समझ आएगा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ वर्ड है। देखिए, डिस्काउंट ऑन डिलीवरी ऑफर टू कस्टमर बेस 432 इसने पहले ही पर यूनिट में निकाल दिया। तो कुल मिला के ये 362 पर यूनिट आ गया। 362 हमने निकाला था ना, ये वही चीज आ गई 362। इट में ऑल्सो बी नोटेड दैट डिलीवरी कॉस्ट इन केस ऑफ कस्टमर इज ओनली 50, वो तो एक ही कंपैरिजन में बोल दिया। Hence company needs to review discount policy on delivery, but significance of profitability of customer B, significance of profitability कितनी है उसकी? 1,19,000 की। ठीक है? मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये जरूर सोच लेना कि वो इन एनी वे 1,19,000 तो आपको देकर ही जा रहा है। शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डूइंग सो। ठीक है ना? तो इसने भी कोई स्ट्रिक्ट आंसर नहीं दिया, इसने क्या बोला, कंपनी नीड टू रिव्यू। क्या रिव्यू करे, अपने हिसाब से करती रहेगी कंपनी। मैं कह रहा हूँ तुम ज्यादा चौधरी बाजी मत करना, मतलब मैं आंसर ही देकर आऊंगा, मैं जज हूँ जी। मैं कर मैं ही फैसला करूंगा जी, कस्टमर बी को सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। भाई मत बनो जज। ठीक है? एक सिंपल ओपन आंसर देकर आओ, बहुत फायदे के अंदर कि कंपनी रिव्यू करे इसको। और रिव्यू करते समय कंपनी बस ये अपने दिमाग में रखे कि यार 1,19,000 इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी इसको भी कंसिडर करे, जो भी अपना डिसीजन कंपनी का वो लेने से पहले। सिंपल इज एज गुड एज दैट। और ये जो मैंने आपको बताया ना तरीका कमेंट करने का, एनालाइज करने का, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्यों, मैंने इसमें टाइम क्यों लगाया, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। स्ट्रिक्ट आंसर, हार्ड आंसर, एकदम क्लियर कट आंसर नहीं देना, घुमा के आंसर देना है। अल्टीमेटली कंपनी के ऊपर सारी चीजें छोड़नी है, अपने सजेशन अपने पॉइंट्स बता देने हैं, बट लेट द कंपनी डिसाइड कि क्या करना है उस कस्टमर। ठीक है? तो फुली समझ आया होगा। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर।